अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 5। इस एपिसोड की शुरुआत में फूको गैना की मौत को याद करके रो रही होती है। एंडी फूको को दिलासा देते हुए कहता है गैना हमेशा से ही मरना चाहती थी। गैना भले ही सामने से कुछ और दिखाती हो पर उसे ये जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए दूसरे नेगेटर्स को मारना पड़ता था। गैना जब भी मेरे पास आती थी तो वो हमेशा ही ऐसी बातें किया करती थी। मैंने उसे मजाक में भी कहा था कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब मैं सबसे पहले तुम पर ही हमला करूंगा। ये सुनकर गैना खुश हो गई थी, पर शायद अब लगता है कि गैना ने इसको सच समझ लिया था। आगे एंडी कहता है कि तुम्हारे अनलक की वजह से हमने गैना को मुक्ति दिला दी, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये सुनने के बाद फूको एंडी से कहती है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम जैसे निगेटर्स को गैना के जैसे सफर ना करना पड़े, कुछ ऐसा जिससे हम यूनियन को बदल सकें। ये सुनकर एंडी जोश में आकर फूको को हाँ कह देता है। एंडी आगे कहता है हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें लेने के लिए कुछ ही देर में यूनियन के लोग आते ही होंगे। इसी के तुरंत बाद जहाँ पर एंडी और फूको बैठे होते हैं उसके ऊपर हवा में एक दरार पड़ जाती है, जिससे एक दानव निकलकर फूको और एंडी को पकड़ लेता है। वो दानव दोनों लोगों को एक ट्यूब में फेंक देता है, जिससे होकर एंडी और फूको यूनियन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही एंडी ऑफिस पहुंचने वाला होता है वो यूनियन के बाकी मेंबर्स पर अपनी उंगलियों को गोली की तरह यूज करके हमला करता है, पर सभी मेंबर्स एंडी के हमले से बच जाते हैं। एंडी उनसे कहता है अगर तुम लोग खुद ही मर जाते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंडी और फूको को देखकर शैन खुश हो जाता है। हमें एक सफेद बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो दोनों से कहती है तुम लोग एकदम वैसे ही हो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अगली सीन में हमें यूनियन के सभी मेंबर्स दिखाए जाते हैं। पहला जूइस, दूसरा शैन, तीसरा बिली, चौथा फिल, पांचवा ततियाना, छठवा इशिन, सातवां टॉप, आठवां निको और नौवां व 10वां फूको और एंडी होते हैं। आगे एक रोबोट तात्याना एंडी पर हमला कर देता है। वो रोते हुए कहता है एंडी एक हत्यारा है, उसने गैना को मार दिया है। ये सुनकर यूनियन का एक और मेंबर बिली तात्याना को समझाते हुए कहता है यूनियन के मेंबर को आपस में लड़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पर तात्याना बिली की नहीं सुनता। ये देखकर यूनियन मेंबर्स की लीडर जूइस अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से तात्याना उसके पास बैठे हुए बिली पर हमला करने वाला होता है और एंडी भी फूको की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। जूइस दोनों से कहती है अगर तुम लोग नहीं माने तो फूको और बिली दोनों लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर एंडी और तात्याना दोनों शांत हो जाते हैं। अगली सीन में हमें बताया जाता है कि आज की डेट 6 अगस्त होती है। सभी यूनियन मेंबर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। हमें वही दानव दिखाया जाता है जिसने एंडी और फूको को पकड़कर यूनियन के ऑफिस में भेजा था। इस दानव का नाम अपोकलिप्स होता है। यह दानव एक किताब के अंदर बंद रहता है। एंडी और फूको को देखकर अपोकलिप्स कहता है मुझे ताजे खून की स्मेल आ रही है। आगे जूइस उसे ऑर्डर देती है, जिसके बाद अपोकलिप्स बुक को खोल देता है और बुक से 6 पर्चे निकालता है। अपोकलिप्स सभी मेंबर्स को इन पर्चों के बारे में एक एक करके बताता है। हर एक पर्चे में एक टास्क लिखा होता है। इन 6 टास्क में से इन्हें 5 नेगेटर्स को पकड़ना है, अनवर्न, अनसीन, अनईट, अनस्पॉइल और अनपास्ट को। आखिर में अपोकलिप्स कहता है अगर तुम सभी ने ये टास्क 31 अगस्त तक कंप्लीट नहीं करे तो उसकी एक पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी के तौर पर तुम सभी को यूएमए गैलेक्सी को ऐड करना होगा। यहाँ यूएमए का फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस एनिमल, यानी कि अज्ञात रहस्यमय जीव। ये सुनकर फूको एंडी से कहती है आखिर ये यूएमए गैलेक्सी क्या होता है, जिस पर एंडी फूको को चुप कराते हुए कहता है कि अभी तुम थोड़ा चुप रहो और जानकारियां पर ध्यान दो। अपोकलिप्स की बातें सुनने के बाद जूइस एक और मेंबर निको को सभी लोगों के डाटा को एनालाइज करने के लिए बोलती है। हम देखते हैं कि निको के सर के अंदर एक वायर आकर घुस जाती है, जिससे कुछ देर बाद निको बताता है हमें अपोकलिप्स ने जो यूएमए बताए थे उनमें से शुरुआत के 3 को पकड़ना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। हमारे लोग जो चीजों की जांच करते हैं उनके डाटा की वजह से हमें इन तीनों के ठिकाने और उनकी पावर्स के बारे में पता है। इसके अलावा हमें सबसे पहले अनवर्ण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा इनाम है। इसके बाद निको कहता है हमारा एक और टास्क है जिसमें हमें 11th मेंबर को ढूंढना है। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है और अगर हम उसका पीछा करेंगे तो शायद हमारे कुछ मेंबर्स की जान भी जा सकती है।
ये सुनकर उनकी लीडर जूइस कहती है ठीक है, फिर हम पेनल्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हम सभी लोग केवल शुरुआत के 3 टास्क को कंप्लीट करने पर ध्यान देंगे और उनके इनाम को आपस में बांट लेंगे। हम इस बार केवल अपनी ताकत को ही बढ़ाने में ध्यान देंगे। ये सब सुनकर फूको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और अपने पास बैठे हुए एक और मेंबर टॉप से अपोकलिप्स के बारे में पूछती है। टॉप फूको को बताता है अपोकलिप्स इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी चीज है। जब सभी मेंबर्स टेबल पर बैठ जाते हैं तब ये हमें कुछ टास्क बताता है। अगर हम टास्क को पूरा करते हैं तो हमें उसके बदले में इनाम मिलता है और अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है। टॉप के बातों को सुनकर फूको कहती है कि हमें ऐसा करने की आखिर जरूरत क्या है। आगे फूको अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और सभी लोगों से कहती है आखिर हमें इस किताब से दिए टास्क को करने की क्या जरूरत है और हमें इससे हासिल क्या होता है। हम बस खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गैना ने खुद हमसे कहा था कि उसने बहुत कोशिश की चीजों को बदलने की, पर उसके बाद भी कुछ नहीं बदला, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अब बताओ तुम लोग, क्या सही में हमें इस किताब की बातों को मानना चाहिए? हमारे 4th टास्क में लिखा है कि हमें एक और नेगेटर अनसीन को पकड़ना है। क्या तुम लोगों ने जो मेरे और एंडी के साथ किया वही तुम दूसरों के साथ भी करने वाले हो? अगर हम अपनी पावर्स को हटा दें तो हम भी तो एक नॉर्मल इंसान ही हैं। आखिर क्या चीज है जो तुम सब लोगों को रोक रही है? फूको की बातें सुनकर जूइस कहती है अभी तक 98 बार रूल्स को पृथ्वी पर ऐड किया गया है, जैसे संभोग, मौत, जातिवाद, बीमारी। अगर मान लो हम कुछ भी नहीं करते हैं तब भी हर 3 महीने में पूरी अर्थ के ऊपर एक नई पेनल्टी लगा दी जाती है। इस चीज को रोकने के लिए हम सभी लोग काम करते हैं। हमारी ताकत कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि हम बुक के सभी टास्क को पूरा कर सकें। इसीलिए हम लोग यूएमए को पकड़कर उनकी पावर का यूज करते हैं जिससे हम ताकतवर बन सके। एक दिन हम इतने ताकतवर बन जाएंगे कि उसके बाद हम उस इंसान या भगवान को ढूंढ लेंगे जो इस किताब के पीछे छुप कर बैठा हुआ है और हमारे ऊपर ये रूल थोप रहा है, और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। जूइस आगे बताती है सारे टास्क वही लोग कंप्लीट कर सकते हैं जो इस टेबल के चारों ओर बैठे होते हैं। हम पावर्स वाले लोगों को कैद कर लेते हैं जिससे जब हमारा कोई मेंबर मारा जाता है तो हम उसे फटाफट बदल सके। हम तुम्हें और अनडेड दोनों की पावर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और खासकर तुम्हारी पावर को। इसीलिए मैंने ही तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। पर जब शैन ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया कि तुम लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने सीट खाली होने पर तुम्हें यूनियन में इनवाइट किया। ये सभी बातें सुनकर फूको कहती है पर अभी तो मैंने तुम्हें इन सब चीजों के लिए मना किया है ना? जिस पर जूइस कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम हमारी लीडर बन जाओ। लीडर बनने के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा टास्क कंप्लीट करने होंगे। ये सुनकर फूको कहती है आखिर ऐसे कितने टास्क हैं? तभी बीच में एंडी उठकर अपोकलिप्स के पास जाता है और उसका मुंह पकड़ते हुए कहता है बताओ तुम्हारे सभी टास्क में से सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क कौन सा है? ये देखकर टॉप और फूको डर जाते हैं। अपोकलिप्स बताता है इन सभी में से सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है 3रा टास्क जिसमें हमें अनस्पॉइल को पकड़ना है। इसके लिए टोटल 3 मेंबर्स लगेंगे। ये सुनकर एंडी कहता है ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए मैं, फूको और सैन जाएंगे। ये सुनकर सैन कहता है आखिर मैं क्यों? अपोकलिप्स एंडी की बात सुनकर उसे डन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुई फूको को मिशन के लिए यूनियन की ड्रेस देती है और उसे रेडी करने लगती है। फूको मुई से कहती है तुम मुझे मत छुओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर मुई कहती है मैं शैन के नीचे काम करती हूँ, वो जो भी ऑर्डर देंगे मैं उसे पूरा करती हूँ। आगे फूको मुई से कहती है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? जिस पर मुई कहती है जो लोग गोल टेबल के चारों ओर बैठते हैं और जिनके पास एक बैच होता है वही लोग केवल टास्क को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी बैच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। इसके बाद मुई फूको से कहती है प्लीज तुम सैन का ध्यान रखना। जिस पर फूको कहती है अबे मैं खुद एंडी के भरोसे हूँ, तुम मुझसे क्या बोल रही हो? मैं बहुत ही यूजलेस हूँ। आगे दोनों लोग शैन और एंडी से मिलने के लिए चले जाते हैं। फूको मुई की बातों के बारे में सोचती है कि आखिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निगेटर बनना चाहते हैं। आगे हमें एंडी आधे कपड़े पहने हुए भागता हुआ दिखाई देता है। तभी एंडी का पेट फूको के गाल से टच हो जाता है जिससे एंडी पर फूको का अल्लाह गिरता है और ऑफिस की एक दीवार खुल जाती है जिससे लावा निकलकर एंडी को जला देता है। आगे दीवार ठीक हो जाती है और एंडी खुद को हील कर लेता है और शैन से कहता है आखिर ये ऑफिस कहाँ बनाया हुआ है? शैन कहता है
मैंने तुम्हें जो कपड़े दिए थे उनका क्या हुआ? जिस पर एंडी कहता है वो तो लावा में जल गए, वैसे भी मुझे इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सैन एंडी को समझाता है तुम्हें मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक सूट और टाई और बैच की जरूरत है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इस सूट पर किसी भी गोली का असर नहीं होता। इसके अलावा कोई चाकू भी मारता है तो उसका भी कोई असर नहीं होगा। टाई की हेल्प से हम किसी भी सरकारी चीजों का फ्री में यूज कर सकते हैं और ये टाई किसी भी दूसरी भाषा को समझने में हमारी मदद भी करती है और बैच किसी भी मिशन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। ये सब सुनने के बाद एंडी कहता है ठीक है, पर मुझे बैच के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं और फूको अब यूनियन के लोगों से फ्री हैं, इसीलिए हम बादलों में डेट पर जाएंगे और तुम जाकर मिशन को पूरा करोगे। ये सुनकर सैन एंडी से बहस करने लगता है। अगली सीन में ऑफिस के अंदर अनाउंसमेंट होती है। हमें बताया जाता है कि एक यूएमए ऑफिस के एक इंसान को मारकर भाग रहा होता है और उसे तुरंत ही पकड़ना होगा। जब टॉप ये अनाउंसमेंट सुनता है तो वो कहता है खुद के पॉइंट्स बढ़ाने का ये सबसे सही मौका है। हम देखते हैं कि मुई एंडी, फूको और सैन को उसके बारे में बताती है। मुई कहती है कि ये यूएमए किसी भी इंसान से चिपक कर उसके पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है। इसके बाद वो उस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। तभी वो यूएमए एंडी के पीछे आकर एंडी पर हमला कर देता है। वो एंडी के मुंह पर पंच मारता है, पर एंडी उसे पकड़कर अपने सर से उसके सर पर जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। मुझे आगे बताती है कि अगर एक बार इस यूएमए ने जिस इंसान की बॉडी पर कब्जा कर रखा है और वो इंसान चल फिर नहीं पाता, तो ये फिर से किसी दूसरे इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है जो उसके सबसे आसपास होती है। जिसके बाद यूएमए मुई की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। मुई के कपड़ों को देखकर एंडी कहता है तुमने तो कहा था कि ये अपने पसंदीदा कपड़ों में बदल जाता है, पर मुई के कपड़े तो सेम है। जिस पर सैन कहता है तुम्हें मुई के कपड़ों को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। हम देखते हैं कि मुई एकदम से सैन के जैसे दिखने लगती है और उसके कपड़ों की कॉलर पर भी एक बैच आ जाता है। जिसके बाद मुई एंडी और सैन से लड़ने लगती है। एंडी सैन से मुई पर उसकी पावर यूज करने को बोलता है, जिस पर सैन कहता है मुई खुद से नहीं लड़ रही, बल्कि ये काम उसके कपड़े करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मेरी पावर्स का कोई काम नहीं है। ये सुनकर एंडी कहता है मतलब तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं है। इसके बाद दोनों लोग फिर से लड़ने लगते हैं। आगे फूको मुई के बारे में सोचती है कि हम अभी ही मिले हैं, पर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ सकती हूँ। ऐसा सोचकर फूको अपने ग्लव्स उतार देती है और मुई को छू लेती है। हम देखते हैं कि इसके बाद छत से एक ईंट आकर मुई के सर पर गिरती है और मुई बेहोश हो जाती है। जिसके बाद यूएमए मुई से निकलकर फूको की तरफ भागता है। हमें बताया जाता है कि ये यूएमए लड़कों की तरह लड़कियों से ज्यादा चिपकता है। जैसे यूएमए फूको को पकड़ने वाला होता है, एंडी उड़ता हुआ फूको के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, पर यूएमए एंडी के ऊपर चिपक जाता है। एंडी फूको से कहता है क्या तुम पागल हो गई थी? तुम्हें पता था ना कि ये लड़कियों से ज्यादा चिपकता है। जिस पर फूको कहती है हाँ, पर मुई की जगह मुझसे लड़ना आसान होगा। आगे मुई सैन से माफी मांगती हुई कहती है मैंने आपको परेशान कर दिया जिसने मुझे बचाया था। जिस पर सैन कहता है कोई बात नहीं, तुम अच्छा कुंग-फू कर लेती हो, आखिर हमारी डेली की प्रैक्टिस काम आ रही है। मैं आशा करता हूँ कि तुम एक दिन खुद से कुंग-फू करना सीख जाओगी। आगे हम देखते हैं कि यूएमए एंडी के ऊपर चिपक जाता है और किसी भी तरह के कपड़ों में नहीं बदल पाता। यूएमए एंडी की बॉडी से निकल कर कहता है आखिर तुम किस तरह के चूती हो यार, ऐसे कपड़े कौन मांगता है जो फटने के बाद खुद सही हो जाए और जब भी उन्हें पुकारा जाए वो भागते हुए तुम्हारे पास आ जाए हैं? ये सुनकर एंडी कहता है मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर से एक तेज बिजली निकलती है जिससे अनडेड मर जाता है। ये बिजली फ्लोर के नीचे से इसीलिए निकलती है क्योंकि निको फिल के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अनडेड पर बिजली का हमला देखकर फूको कहती है कहीं ये मेरा अनलक तो नहीं है। आगे एंडी खुद को हील कर लेता है और यूएमए एक यूनियन के सूट में बदल जाता है। एंडी उससे कहता है तुम्हें 15 सेकंड लगे खुद को रीजनरेट करने में, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जिस पर वो यूएमए गुस्सा करने लगता है। आगे फूको उस यूएमए का नाम क्लॉथी रख देती है। हमें आगे बताया जाता है कि अनडेड ने क्लॉथी को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से उसे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और उसे नंबर 9 पर प्रमोट कर दिया जाता है। आगे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जूइस कहती है आखिर हमने एंडी को ज्वाइन करने के लिए इतना वेट किया था, वो बेकार नहीं गया।
अगले सीन में यूनियन के लोग निको को बताते हैं न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़ी हुई लाश घूम रही है। ये शायद यूएमए अनस्पॉइल्ड से रिलेटेड हो सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये सीरीज कैसी लग रही है, और लाइक और कमेंट करते रहिए जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो जल्दी से जाके कमेंट कर दो।